नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात विभाग। आज हम बात करेंगे छातापुर के विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं नीरज कुमार सिंह और बबलू सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जा रहे हैं। नीरज कुमार सिंह भी क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, लगातार वहां से छातापुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता के बीच कहीं ना कहीं काफ़ी लोकप्रिय हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि किस तरह वो जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों को इस बार लेके वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीतिक समीकरण है इस बार, वो कहीं ना कहीं अलग है। 2015 में बीजेपी और जो लोजपा और अलग चुनाव लड़ी थी और जेडीयू महागठबंधन के साथ में थी, लेकिन इस बार विपरीत स्थिति है। जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ में है और इस बार का समीकरण काफ़ी दिलचस्प होगा। हम बात करते हैं नीरज कुमार सिंह और बबलू सिंह से। क्या स्थिति है सर, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव में हर साल अलग अलग टाइप का मुद्दा होता है। वैसे हमारे यहाँ कोई अलग से मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। हम जिस तरह से लगातार क्षेत्र में रहते हैं तो तमाम लोग के दिल में हम जगह बना कर रखते हैं। ये नहीं कि हम क्षेत्र में गए हवाबाजी करते हैं। और सबसे बड़ा जो लोगों के लिए काम का मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा होता है, वो मेरे यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, लोगों का जो भी प्राइमरी जो ज़रूरत होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जो रोड है 95% पूरे विधानसभा में हमारा रोड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बिजली है, बिजली 100% हो गया है। हर घर को बिजली मिल गई, हर व्यक्ति को बिजली मिल गया है। अब तो खेतों में बिजली लग रही है, किसानों को अलग से बिजली दिया जा रहा है। और नल जल का योजना, हर घर में नल जल का योजना पहुंचाया जा रहा है। और स्वास्थ्य और जो शिक्षा का है वो भी अच्छे तरह से हमको लगता है कि छातापुर में चल रहा है। थोड़ा बहुत कमी हर जगह होता है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उससे आगे बढ़ के हमने करने का काम किया और बहुत ही बेहतर हमारे यहाँ एक माहौल भी रहता है। और आप सही पूछे कि पिछला माहौल अलग था और इस बार का गठबंधन अलग है। तो पिछले गठबंधन में माननीय नीतीश जी आरजेडी के साथ में थे, उसके बाद भी हम लगभग 13-14 हज़ार से हमारी जीत हुई थी। और इस बार तो मुझे लगता है कि जिस तरह का गठबंधन है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये बता सकता हूँ कि थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट चुनाव हुआ है और पार्लियामेंट चुनाव में हम लोगों ने जेडीयू के कैंडिडेट को अपने विधानसभा से 50,000 से लीड कराया और माननीय दिलेश्वर कामत जी वहाँ से सांसद बने। तो जो 50,000 से हमारा लीड है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का हमारा टारगेट रहेगा। और हमारा कोशिश रहेगा कि हर हाल में हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोट से वहाँ जीतेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। और तरह तरह के कैंडिडेट आते हैं, महागठबंधन का वहाँ सीट है, तो महागठबंधन में अब नए नए लोग जंप लगा रहे हैं। हमको लगता है कि अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हो चुके हैं। तो आपस में एक जो मार फंसा हुआ है, वो हम अशब्द नहीं बोलेंगे। जो आपस में जिस तरह का वहाँ चल रहा है, तो पता नहीं कौन टिकट नोच के ले आएगा, कहाँ से ले आएगा, खरीद के ले आएगा, क्या करेगा। ये सब जो भविष्य में होगा वो अलग बात। जनता में आप लोकप्रिय हैं, जनता लगातार आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है। इतना जो जनता है आपकी छातापुर विधानसभा की आप पे भरोसा करती है कि हमारा विधायक आपको चुन के लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है, तो ऐसी क्या वजह है कि जनता के बीच आप लोकप्रिय हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव में ही सिर्फ नहीं घूमते हैं। हम जब जीतते हैं उसके बाद से लगातार अगले चुनाव तक हम एक ही जैसा माहौल बना कर रखते हैं। और पूरे 5 साल हमको लगता है कि चुनाव का ही समय है और पूरे 5 साल हम उतना ही समय देते हैं जितना कोई चुनाव में समय देता होगा। कभी भी कुछ होता है, मैं 15 साल से विधायक हूं और आप मेरे क्षेत्र में किसी को फ़ोन करके पता करें कि विधायक जी आपको कितना समय देते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा वहाँ का एक अपना एक उदाहरण है कि कभी कुछ होता है तो 24 घंटे में, मैं देश में रहूं कि विदेश में कहीं रहूं, 24 घंटे में अपने क्षेत्र पहुंच जाता हूं। कभी कोई घटना घटती है, कभी कोई ऐसा वारदात होता है, तो ये मेरा एक मिसाल के तौर पर लोग मानते हैं कि कुछ होगा तो विधायक जी को फ़ोन लगाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं फ़ोन से सबों के टच में रहता हूं, हर व्यक्ति का फ़ोन उठाता हूं और कोशिश करता हूं कि हर लोगों का फ़ोन सुन के और उस पर फ़ोन पर ही समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि फ़ोन से बहुत सारा काम होता है। उसके बावजूद मैं क्षेत्र में लगातार घूमता हूँ। कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता है जिस महीने में मैं 5 से 7 दिन क्षेत्र में नहीं देता हूँ। और उसके बाद जो जनरल काम है, जो विकास का काम है, इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्तिगत काम होता है, चाहे जिस भी स्तर से काम हो,
उसका काम छातापुर स्तर पे हो, सुपौल में हो, सहरसा में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, मैं वहाँ प्रयास करता हूँ उनका हर स्तर पे काम कराने का, चाहे वो व्यक्तिगत काम भी काहे न हो। तो मुझे लगता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे जुड़े रहते हैं, और जो पार्टी का वोटर होता है, पार्टी के वोटर भी हमसे जुड़े रहते हैं। पिछले बार आपने कहा कि माननीय नीतीश जी चले गए थे महागठबंधन में, उसके बावजूद लोगों ने हमें जिताने का काम किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो वोटर हैं, माननीय नीतीश जी के भी जो वोटर हैं, मैं उनके टच में हमेशा रहा हूँ और लगातार उनका काम करने का प्रयास करता रहा हूँ। और आम लोग, जो आम आवाम, एक आम वोटर होता है, वो हमको एक विधायक के तौर पर नहीं, अपने फैमिली मेंबर के तरह, एक घर के बेटा के तरह मानते हैं, और लगातार वो हमको अपने टच में रखने का और हम लोग अपने टच में रखने का उन्हें प्रयास करते रहते हैं। तो हमारा छातापुर से नेता और जनता का नहीं है रिश्ता, हमारा एक फैमिली मेंबर की तरह, एक परिवार की तरह हम लोग, चाहे हर जाति के लोगों में, जो तमाम लोगों को एक घर के सदस्य की तरह ट्रीट करता हूँ, चाहे वो पटना आए, सहरसा आए, चाहे कहीं भी रहे, या मैं वहाँ जाता हूँ तो उनको एक अपना व्यवहार से, एक अपने रिश्ते से लोगों को अपने टच में रखने का प्रयास करता हूँ, और उनका काम जो भी होता है उसे करने का जरूर कोशिश करता हूँ। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि मुझे एक अलग टाइप से वो ट्रीट करते हैं, एक अलग तरह से व्यवहार भी रखते हैं कि चलो ये तो हमारा है, और उनको लगता है कि हमारा इन पर अधिकार है, और अधिकार के तहत हमसे बात भी करते हैं, अधिकार के तहत हमसे काम भी कराते हैं। और मुझे भी अच्छा फील होता है कि कोई हमारे क्षेत्र के जो वोटर हैं वो एक अधिकार के तौर पर हमसे बात करते हैं। हम तो एज यूजुअल रहते, कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि क्षेत्र जाना है तो तैयार होना है, पूरा ड्रेसअप होना है, पैजामा कुर्ता, या फिर ये मैं आपके बारे में जाना हूँ कि आप क्षेत्र में कभी आप खुद मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, लोगों के बीच चले जाते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। और चुनाव में खासकर आपको देखा जाता है कि लोगों के बीच बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उस समय जब लोगों को बीच आपको पहुंचना होता है। तो देखिए, मैं जैसे भी रहता हूं, अगर मैं जहाँ ठहरता हूँ, बीरपुर ठहरता हूँ, कभी छातापुर ठहरता हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं तैयार होकर निकलूँगा लोगों से मिलने। मैं जिस स्थिति में रहता हूँ, पैजामे में हूँ, हाफ पेंट में हूँ, शॉर्ट्स में हूँ, लुंगी में हूँ, जैसे हूँ उसी तरह लोगों के बीच आता हूँ। टी शर्ट में है, नहीं भी टी शर्ट है, सेंडो गंजी में है, तो ये नहीं कि मुझे तैयार होना फिर लोगों के बीच जाना है। एक आम आदमी जैसे होता है, मैं क्षेत्र में उसी तरह रहता हूं, और सबसे मिलने जुलने में किसी से कोई परहेज नहीं। कोई कहीं बैठ गया, ये नहीं कि इसको उधर बैठाओ, उसको आके मेरे बगल में लोग मेरे शर्ट के जहां मेरे शरीर पे चढ़ के लोग बात करते हैं। मैं फ्लड में मैं अपने कंधे पे लोगों को उठा के ढोया हूं, और आदमी को ये नहीं लग रहा था कि विधायक जी हमको खुद से बोट से ढो के निकाल रहे हैं। मैं अकेला बोट से लोगों को निकाल के 50-50 आदमी, 60-60 आदमी बोट पे होता था। मैं खुद बोट चला के, मोटर बोट खुद चला के लोगों को कैरी करके ढोया हूँ। तो लोगों को एक जो लगाव होता है ना, वो लगाव है। बाकी रहा गाड़ी घोड़ा का, तो कोई ज़रूरत नहीं कि मैं 4 व्हीलर से घूमता हूँ तो उसी से घूमता हूँ। 4 व्हीलर गाँव में छोड़ देता हूँ और बाइक पर निकल जाता हूँ, पैदल निकलता हूँ, जाते तो मैं पैदल घूमता हूँ, कहीं किसी गांव में लगा दिया, पूरा घूमता हूँ। एक बड़ा अच्छा बात बोले हैं विधायक जी कि कोसी त्रासदी के बाद, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि कोसी त्रासदी के बाद कितना बदला छातापुर, क्योंकि जो भयावह स्थिति थी, जो सड़कें टूट गई थी, पुलिया टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, लोगों में मतलब समझिए कि तबाही तरह से आ गया था। तो आप उस समय से लगातार विधायक हैं, तो कितना बदला छातापुर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं 10 साल से वहाँ विधायक हूँ, और कोसी का बाढ़ 2008 में आया था। उस समय मैं वहाँ का विधायक नहीं था। उसके बावजूद मैं राघोपुर का विधायक था, उसके बावजूद मैं छातापुर गया था। पता नहीं क्या था मेरे मन में। छातापुर में पता चला था कि काफ़ी परेशानी है, तो मैं छातापुर गया, वहाँ 2-3 दिन होल्ड भी किया था। रात में, बाढ़ के समय में मैं जैसे तैसे वहाँ रात काट के लोगों को वहाँ से निकलवाना, लोगों को बाहर भेजना, लोगों को खाना पहुँचाना, ये तमाम काम मैं छातापुर में किया था। और जब मेरा क्षेत्र डिवाइड हो गया था 2 भाग में, तो लोग पूछ रहे थे कि आपको किधर से लड़ना है। तो उस समय मैंने छातापुर के लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया कि नहीं, छातापुर से आप लड़िए, और संजोग से मुझे छातापुर से टिकट मिल गई। और जब मैं 2010 में छातापुर चुनाव लड़ने गया, तो मैं घूमता था लोगों के बीच, तो लोग कहते थे कि आप क्यों घूम रहे हैं, आप क्यों वोट मांगने आए हैं? आपके लिए तो हम लोग ईश्वर से मनाते थे कि आपको छातापुर टिकट दे दे और छातापुर से आप आइए, हमारे विधायक बनिए। तो मैं आपके लिए प्रचार करता हूं, मैं आपके लिए भगवान से मनाता था कि आप यहाँ के विधायक होइए, आपको घूमने का जरूरत नहीं, आपका हम लोग काम देख चुके हैं राघोपुर में, तो इसलिए आपको छातापुर में कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे काम आप राघोपुर में करते आए हैं उसी तरह हम लोग का करिएगा, चुनाव में मत घूमिए, हम लोग आपके लिए घूम रहे हैं। तो ये स्थिति वोट की थी, और मुझे लगता है कि भारी वोटों से उस समय भी जीत हुई थी हमारी।
और उसके बाद हमने 2010 में छातापुर की ये स्थिति थी कि पूरे कोसी के इलाके में सबसे पिछड़ा प्रखंड हमारा छातापुर था। कहीं सड़क नहीं थी, एक भी सड़क सही नहीं था। और अब आप जब छातापुर कभी जाएं घूमें तो आपको पता चलेगा कि कितनी सड़क बनी इस हमको लगता है कि 10 साल में। इस 10 साल में 100+ में सड़कें बनी है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है। और पूरे छातापुर और वीरपुर के बीच एक बड़ा सा स्टेट हाईवे निकला है जो दूसरे जिले को मधेपुरा तक जाती है, उदा-किशन वीरपुर से उदा-किशन तक होते हुए आगे तक जाती है। तो वो काफ़ी बड़ा सड़क है, NH है, 4 लेन भी संजोग से गुजरा हुआ है। तो सड़क के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो बाढ़ के बाद एक ज़बरदस्त एक बदलाव आया है, आप कभी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, या फिर अभी कभी आप अपने टीम को भेज करके आप वीडियोग्राफी करा सकते हैं पूरे मेरे क्षेत्र का। मुझे लगता है कि कहीं भी पूरे विधानसभा में कहीं भी आपको 10-15 किलोमीटर खराब सड़क नहीं मिलेगा। और दूसरे विधानसभा का तो बुरा हाल है, तो मैं दूसरे के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा में आप कहीं भी ढूंढ लें 15 किलोमीटर से खराब सड़क कहीं नहीं मिलेगा। और हमको लगता है कि 95% हम लोग का सड़क बनकर तैयार हो गया है। एक सवाल मेरे जहन में कि हमने अखबारों की सुर्खियों में और भी सब जगह में पढ़ा हूँ कि अस्पतालों की स्थिति को लेकर थोड़ा सा लोगों में नाराजगी है। तो विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, सरकार उनकी है, फिर अस्पताल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नीरज कुमार सिंह बबलू क्या कर रहे हैं? देखिए, अस्पतालों का जहाँ तक सवाल है, नाराज़गी नहीं है, कहीं कहीं कठिनाई होती है। कठिनाई का कारण ये है कि डॉक्टर्स का कमी, और डॉक्टर्स का जो कमी है वो हम यही नहीं है कि मेरे विधानसभा में, वो पूरे ज़िले में है, वो पूरे राज्य में है। इसलिए है कि हमारे यहाँ बिहार में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, और दूसरे स्टेट से हम डॉक्टर नहीं ला सकते हैं। और डॉक्टर को हम ऐसा नहीं है कि मशीन पे बना देंगे, रोड और बिजली नहीं है कि हम बना देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स जो आ रहे, मेडिकल करके छात्र जो आ रहे हैं वही डॉक्टर बनेंगे। तो अब क्या है कि मेडिकल कॉलेज काफ़ी बिहार में खुले हैं, अब उससे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में, अभी काफ़ी अपॉइंटमेंट होना है डॉक्टरों का, तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि डॉक्टरों की कमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बन रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल पहले बना हुआ था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके लिए हमने अलग से अपना जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है उसके तहत भी 60-70 लाख रुपए अभी जस्ट दिया हूँ कि भाई इसका रिपेयरिंग करा के आप चलाएं। लेकिन जब तक वो रिपेयर ऊपर होकर चलेगा, अगले सीजन में मुझे लगता है कि अगले सेशन से बड़े बड़े बिल्डिंग दोनों प्रखंड में अस्पताल, बड़ा बड़ा अनुमंडलीय अस्पताल जो बनना है वो काफ़ी बड़े स्तर पर बनने वाला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। केंद्र में सरकार आपकी, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार, रोजगार की समस्या प्रमुख है, वो भी सीमांचल और कोसी के क्षेत्रों में। ऐसे युवाओं के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, कैसे रोजगार पैदा हो और कैसे युवाओं को कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जाए कि युवा आगे बढ़ें? सरकार बिहार में आपकी, आप दावे करते हैं विकास के, आप भी उस के एक अंग हैं, तो इस कितना आप मांग उठाए हैं सरकार के बीच में कोसी और सीमांचल के युवाओं के लेके? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक आप रोज़गार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देश में रोज़गार की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप कोसी सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो कोसी सीमांचल में मैं मानता हूं कि थोड़ा कमी है, लेकिन देश में जिस तरह का माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जिस तरह का माहौल बनाया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जितने उद्योग धंधे आए हैं, तो कहीं रोज़गार की कमी नहीं है। आपको लगता है कि कोई बेरोज़गार है, तो मैं वो ये मानता हूँ कि जो निकम्मा आदमी है ना, वही बेरोज़गार है। कोई पढ़ा लिखा आदमी घर में नहीं बैठा है। अगर थोड़ा भी टैलेंट होगा तो उसके लिए लाखों हजारों काम पड़े हुए हैं राज्य में, जिनको काम का, अब हम पढ़े लिखे कुछ नहीं, सपोज दैट हम की मैट्रिक पास करेंगे, अब बोलेंगे हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हमको कुछ गुण नहीं है। युवाओं को सेटलमेंट करने के लिए कोई उपाय? मैं निश्चित रूप से इतना सारा काम हो रहा है राज्य में, इतना सारा काम हो रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगार कोई रहेगा। और मैं बताया ना कि मैं आज के डेट में बहुत बड़ा बेरोजगार वही है कि जो निकम्मा होगा, जो काम करना नहीं चाहेगा। काम की कमी इस देश में नहीं है। मैं कह रहा हूं, टैलेंट अगर आप में है तो लाख आदमी काम देने तैयार। मैं खोजता हूं, मेरे पास तो 15,000 का 100 नौकरी कहां आता है मेरे पास नौकरी? एक टाइपिस्ट नहीं मिलता है सही से। हम लोग 10,000 15,000 देते हैं यहाँ पर, कहाँ टाइपिस्ट मिलता है? कहाँ लोग काम लोग नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि घर में बैठ करके हमको घर में बैठे रहें और 20,000 30,000 50,000 हमको मिल जाए।
ऐसा नहीं होता है। हमारा देश धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी है और भोजन के बिना आदमी मर रहा है। अगर कोई काम करना चाहेगा तो काम का कमी नहीं है देश में। मैं बार बार दावा करता हूं, अगर आपको लगता है कि 100 आदमी निकम्मा तो आप मेरे पास भेज दीजिए। मैं 100 आदमी को जॉब देने तैयार हूं, 500 आदमी को जॉब देने तैयार हूं, बशर्ते कि जितना टैलेंट है उतना ही पैसा मिलेगा और 10,000 से नीचे किसी को नहीं मिलेगा। अगर कोई अनपढ़ आदमी है ना, मेरे पास भेजिए, मैं 100, 200, 500 आदमी को रोजगार दिला दूंगा 10,000 के नीचे। कोरोना काल में कितना बदला है आपका बिहार, और चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव होना है, लोगों को सुरक्षित रहना भी है, एक चुनौती है। क्या देखते हैं कि कैसे आप संभव हो पाएगा, इतना बड़ा चुनाव जो है वो एक बिहार में पर्व के रूप में मनाया जाता है, कैसे संभव हो पाएगा नीरज जी? देखिए, कोरोना महामारी निश्चित रूप से देश ही नहीं पूरे दुनिया को हिला डाला है। पूरी दुनिया हरकंप हो गई और काफ़ी प्रभावित हुए हैं लोग। हमारे बिहार में भी काफ़ी प्रभावित हुए, मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभावित हुए। संजोग से मेरे यहाँ कोई मरा नहीं है, लेकिन हर चीज़ प्रभावित हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रोजगार प्रभावित हुआ है, लोग परेशान हुए हैं, लोग घरों बैठे हैं। विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है इस चीज को। विपक्ष कैसे मुद्दा बना सकता है कोरोना को? क्या सिर्फ बिहार में कोरोना हुआ है? पूरे दुनिया में कोरोना हुआ है। और कोरोना में जितना बिहार में काम हुआ, जितना मोदी सरकार ने काम किया है, उतना दुनिया में कहीं काम नहीं हुआ। इतना सारा बैठा करके लाखों लोगों को बाहर से पहले लाया गया। मजदूर पलायन करने लगे। अरे मजदूर पलायन थोड़े करते, अपने काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस अपने काम पे जा रहे हैं, ऐसा थोड़े कहीं विदेश जा रहे हैं। लॉकडाउन है फिर भी स्थिति है। देखिए, लोगों को जहां काम मिलता है वहां अपने काम पे जाते हैं। आज मैं क्षेत्र में वहां काम करता हूं, वहां से पटना आ जाऊंगा तो क्या बोले पलायन कर गया? अगर मैं बिजनेस करने अगर बिहार में रहता हूं, कोई बिहार में रहने वाला अगर दिल्ली में बिजनेस करने चला जाएगा तो पलायन मानते उसको? जहां जिनको जैसा काम मिलता है वहां लोग वहां शिफ्ट करते हैं। बिहार में बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये मैं मानता हूं, पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। बिहार में भी इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता है। बिहार में अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाएंगे, उठाएगा मांग सर, हम लोग उठाते हैं। 15 साल हो गया है सर, 15 साल मोदी सरकार का हो गया। नहीं, नीतीश जी का 15 साल, नीतीश जी का 15 साल हो गया। तो नीतीश जी 15 साल में सबसे बड़ा काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री लगा देंगे, ना आपके पास बिजली रहेगा, ना आपके पास सड़क रहेगा, तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? और अगर आप माल बनाएंगे तो बेचेंगे कहां पर, मार्केटिंग कहां करेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आवश्यक। सरकार का काम तो वही है सर कि तैयार करना। तो वो हुआ ना, अब मानिए ना, पूरे राज्य में आज के डेट में बिजली 100% हो गया। तो इसके लिए और 15 साल चाहिए इनको, क्या कहते हैं? बिल्कुल, इंडस्ट्री के लिए समय लगता है। आप एक छोटा सा घर बनाते हैं तो आपको 4 साल, 5 साल, 7 साल लग जाता है। कोई आदमी छोटा सा एक बंगला बनाता है तो उसको समय लगता है। अब पूरा राज्य को हम यहाँ जहाँ जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे राज्य में, आप जानते थे जब से नीतीश जी आए हैं, जब से एनडीए की सरकार बनी, कि लालू के राज्य में बिहार पूरी दुनिया में बदनाम था। ना सड़क था, ना बिजली था और ना लॉ एंड ऑर्डर था। हर चीज को सही करने में काफी वक्त लगता है। तक इन चीजों को बुनाइए हो गया, नहीं बुनाएंगे। 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल बनाम 15 साल हो गया। अब आने वाले दिन में मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लगेंगे, रोजगार के उपाय होंगे। अभी तो सबसे बड़ा काम था कि किसानों को सुदृढ़ करना। सबसे बड़ी चीज आप देखें कि किसानों के लिए कितना सारा काम किया जा रहा है। किसानों के घर तक सड़क और किसानों के खेतों तक सड़कें जा रही, खेतों तक बिजली जा रही। किसानों को लागत नहीं मिल पा रहा है ना। किसानों का के लागत का 2 गुना मुनाफा, उनको जो किसान का अभी मुनाफा है उससे 2 गुना मुनाफा आने वाला है, होने वाला है, जल्द से जल्द होने वाला है। और लगातार अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो किसान का आय है हम उससे 2 गुना करेंगे। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि पहले हम भी किसान के बेटे, इसलिए मुझे काफी अनुभव है कि हम लोग खेत में पहले ट्रैक्टर से खेत जोतते थे, पहले हल से खेत जोता जाता था, पंपिंग सेट से हम लोग पानी पटवाते थे। आज की डेट में क्या है कि आने वाले दिन में आप देखिएगा कि पंपिंग सेट एक शोभा का वस्तु हो जाएगा, ऐतिहासिक वस्तु हो जाएगा। और आने वाले दिन में बच्चे पूछेंगे कि बाबा ये कौन सा मशीन है, चाचा ये कौन सा मशीन है, क्योंकि उसको कभी चलाने की नौबत नहीं आएगी, उसमें डीजल भरने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक पंप हर खेत में लग रहा है, आपको इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह मिलेगा। तो पंपिंग सेट में हैंडल मारने का समय खत्म हो गया। वो जो बचत है, जहां 1000 रुपए का डीजल जलता था वहां 100 रुपए के आप बिजली खर्च में आप पानी पटवन कर लेंगे। तो ये आपको कम बड़ा चेंज लग रहा है, ये सबसे बड़ा किसानों के लिए चेंज है। अच्छे क्वालिटी का बीज मिलेगा। और उससे बड़ा चेंज है कि किसान, जैसे कि हम केला की खेती लगाते हैं, पूर्णिया में आप देखते हैं काफी केले का खेती होता है। केला के खेती में क्या है कि अगर आपके सड़क तक, आपके खेत में ट्रक लग गया तो आपका सीधा माल मंडी में चला जाएगा। अगर आप
किसान मजदूर अगर सर पे उठा के दूसरे जगह ले जाएगा, एक लोडिंग से सड़क के पास ले, दूसरा होगा वहाँ ट्रैक्टर पे लाद देंगे कच्ची सड़क में, फिर वहाँ से पक्की सड़क पे जाएगा। तो अगर 2-3 लोडिंग अनलोडिंग हो गया तो पैसा अलग भागेगा, जो फसल का क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, केले पे दाग आ जाएगा। अगर सीधा खेत में ट्रक लगता है और मंडी में जाता है तो हमको उसका रेट में काफी फर्क होता है। तो ये बड़ा एक चेंज हो गया है, किसानों को बड़ा फायदा है, बड़ा बदलाव हो रहा है। एक सवाल मेरे पास में है, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है कि नीरज कुमार बबलू लगातार विधायक हैं, उस क्षेत्र का जनता का भरोसा जीत रहे हैं, तो ऐसा कौन सी एक समस्या है जो कोई नीरज कुमार बबलू इस बार विधानसभा का चुनाव जीत के आएंगे और उन समस्या का समाधान करने का सब प्रथम प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग लगे हुए थे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने में, सड़क, बिजली, पानी ये सब हो जाए। हॉस्पिटल का काम भी हमारा लगभग ठीक हो गया। आने वाले दिन में कुछ और डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक कुछ ब्लॉक्स बनने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर बलुआ को ब्लॉक बनाने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि अगली सरकार में अगर ब्लॉक बढ़ता है तो बलुआ ब्लॉक बनेगा। और बीरपुर जो हमारा है वो बीरपुर पहले से एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर हुआ करता था। हम लोग बचपन में बीरपुर जाया करते थे घूमने के लिए, सहरसा में रहते थे। तो अभी क्या है कि वो बाढ़ में भी ध्वस्त हो गया था और धीरे धीरे हम लोग उसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी काफ़ी वहाँ चेंज भी आया है, पर्यटन होटल वगैरह भी बना है, इंडोर गेम वेम के लिए हम इंडोर गेम तैयार करवाए हैं और हम लोग बीरपुर को और काफ़ी डेवलप करने का हम लोग का प्लान है। और बीरपुर को एक अच्छा सा हमको लगता है कि वहाँ टूरिस्ट प्लेस डेवलप करेंगे और वहाँ पर कुछ जो मेन कैनाल्स हैं, मेन कैनाल नहर जो है उस पर काफ़ी वन लगाया गया, पेड़ लगाया गया है। तो एक अभ्यारण्य के तौर पर जो जंगली जीवों का वहाँ पर है वो सब हमारे टारगेट में है कि उसको एक डेवलप किया जाएगा। और आप कभी देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी रमणीक जगह है और अगर सरकारी तौर पर उसको हम लोग डेवलप करा लेते हैं तो एक बढ़िया सा 2 एंगल का टूरिस्ट प्लेस बनेगा। एक नेपाल के बॉर्डर की वजह से लोग टूरिस्ट आते हैं और आने वाले दिन में काफ़ी एक बेहतर टूरिस्ट प्लेस वो बन पाएगा। तो जैसे टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों का आय बढ़ेगा, दुकानें लगेंगे तो लोगों का आय बढ़ेगा। तो ये सब टारगेट है। बाकी जो छातापुर में भी कुछ काम है बचा हुआ, हम लोग उसको भी आगे करके और एक सुंदर, एक बेहतर विधानसभा का जो रूप होता है वो हम लोग तैयार करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं। एक चीज़ है कि सर बाढ़ का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि बाढ़ वहाँ लगातार आती है, जो लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं, लाखों रुपये की क्षति होती है। तो उसको दूर करने के लिए नीरज कुमार बबलू कितना आगे हैं? सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ की बात आप करते हैं तो बाढ़ वहाँ नहीं आता है। एक बार बांध टूटा था 2008 में, उससे हमको लगता है कि 60-70 साल पहले कोई बांध नहीं टूटा था। जो कोसी नदी का बांध है वो उसके टूटने से कभी बाढ़ आने की संभावना रहती है। और मुझे लगता है कि बाढ़ का जब कुछ प्राकृतिक उस तरह से हो जाता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। ऑन एवरेज बाढ़ वहाँ नहीं आता है, बाढ़ का कोई खतरा नहीं रहता है। और जब जहाँ रहा बांध टूटने का, तो बांध को लेकर के पिछले इस पंचवर्षीय में मुझे लगता है कि 1000 करोड़ का बांध पे काम हो रहा है, जो बांध को काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है। और बांध अब नहीं टूटेगा, ऐसा बांध को मजबूतीकरण किया गया। तो अगर बांध वहां नहीं टूटता है तो कोई वहां बाढ़ नहीं आएगा, और बाढ़ नहीं आएगा तो अस्थायी समाधान का कोई आवश्यकता नहीं है। तब है कि कोसी नदी है, कोसी नदी के अंदर में जो लोग बसते हैं वहाँ एक बना हुआ है कि पानी आएगा तो लोग फिर कैसे अपना एडजस्टमेंट करेंगे। आप कोसी नदी को बांध नहीं सकते हैं, लोगों को उसको देखना ही पड़ेगा, झेलना। पानी की आवश्यकता हमें भी है, सबको पानी की आवश्यकता है। तो पानी को हम लोग उपयोग में कैसे ला सकते हैं उस पर भी काम चल रहा है। पानी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं उस पर भी काम चल रहा है। आपको जानकारी होगी कि अभी कोसी नदी और पूर्णिया में मेची नदी, इस दोनों को जोड़ने के लिए 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। और कोसी से मेची नदी को जोड़ा जाएगा, उसमें केंद्र सरकार का काफ़ी पैसा, मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आया है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और पानी को बैलेंस करने, कोसी और मेची को बैलेंस करने के लिए तो उसमें कई और छोटी छोटी नदियां आएंगी, जो तमाम नदियों का पानी जो है बैलेंस रहेगा। किसी एक नदी में ज़्यादा पानी, किसी में कम है, ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ा है कि वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर का भी स्थापना भी ये हो गया है, शिलान्यास हो चुका है। लगभग 100 करोड़ से ऊपर का वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। वहाँ पर वाटर पर रिसर्च सेंटर बन रहा है, जो पानी पे रिसर्च चलेगा कि किसको, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इसका क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हमको लगता है कि बेहतर तरीके से चल रहा है और बाढ़ का कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं। बड़ा सवाल है क्षेत्र से जुड़ा हुआ कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है आपके क्षेत्र में, कितना फायदा मिलेगा नीरज कुमार सिंह बबलू को? देखिए,
देखिए मुझे लगता है कि हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई कंपटीशन हमारे यहाँ होता नहीं है, और आने वाले दिन में दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वहाँ के लोग जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हैं कोई है ही नहीं है जो आपस में है, एक बार जिसको मिलता है दूसरी बार नहीं मिलता है, हर बार नए लोग आते हैं। आरजेडी के लोग हमारे पीछे एक्सपेरिमेंट, मतलब नया लोग आते हैं नीरज कुमार सिंह बबलू को पटकनी देने के लिए, लेकिन खुद वो साइड हो जाते हैं। मैं आपको शुरू का बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये एक वहाँ के विधायक थे, गोहित जी थे, उनसे मेरी पहली लड़ाई हुई थी जो 5 फरवरी में हुआ था, तो वो हार गए हमसे। मैं बड़ा कम वोटों से जीता था। जैसे वो हार के चले गए तो फिर लालू यादव जी के कैंप में बड़ा हड़कंप हुआ कि अरे उसको कैसे हरा दिया, तो बोला वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, तो पटना से कैंडिडेट भेजा गया हमको हराने के लिए। बड़े नेता थे राम लखन सिंह यादव जी, उनके पोते को भेजा गया वहाँ हमसे लड़ने के लिए, और वो वहाँ गए तो पूरी लड़ाई भी नहीं लड़े, मुझे लगता है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले वापस आ गए। तो हर बार मेरे खिलाफ नए लोगों को लाया जाता है कि कोई तो पटके इसे, कोई तो पटके, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी जो इच्छा है पूरी होगी। पिछली बार जौहर आलम थे शायद वहाँ पे, उनको भी काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है कि जौहर आलम फिर कोई अलग? देखिए कोई भी आए, जो जौहर आलम आए, कोई आलम आए, कोई आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जो वोटर है, समर्थक है, जो जनता है, वो मन बना के तैयार रहती है कि हर बार नीरज बबलू ही रहेंगे जब तक चाहेंगे। उनका ये कहना है कि जब तक आप हमको समय देते रहिए, हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हम लोग भी, हमारा भी यही रहता है कि भाई जब तक हम आपका सेवा कर पाएंगे, हम आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग अभी सक्षम है लोगों को सेवा देने के लिए, तो फिर दूसरा वहाँ कोई विकल्प नहीं है। चाहे कोई पार्टी या बिहार से लाए कि बिहार से बाहर से कैंडिडेट लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर वहाँ की जनता माइंड मेकअप करके बैठी हुई कि हर बार नीरज बबलू, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार से आए या बिहार के बाहर से चेहरा है। जनता का विश्वास मेरे साथ है, जब तक मैं सक्षम हूं जनता के बीच काम करूंगा। नीरज सिंह ने बड़ा बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कितना विकास किया है वो बताए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।